और एसजीएक्स निफ्टी अब करीब 24 पॉइंट्स ऊपर 8680 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और अभी बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पुनीता कुमार सिन्हा हमारे साथ हैं सीधे बॉस्टन से। पुनीता जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी शो एंड थैंक यू अपना समय देने के लिए जी बिजनेस को। मैम, अब सवाल यही होगा कि अब से 2 महीने पहले तक भी हम ग्लोबल कंसर्न्स के बारे में हमने बिल्कुल बातचीत नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक फ्रंट पर इतनी सारी डेवलपमेंट्स हुई है, फिर चाहे वो जीएसटी हो, अच्छा मॉनसून हो, कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन हो, या फिर आरबीआई गवर्नर का जो के तौर पर जो नए हस्ती आए हैं उनके बारे में भी काफी बातचीत हुई है। लेकिन एक बार फिर से क्या आपको लगता है कि जो फोकस है वो ग्लोबल इश्यूज पर रहेगा, फिर चाहे वो रेट हाइक हो या फिर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, और इन्हीं सब ग्लोबल इश्यूज के बीच में जो अगले 4 महीने हो सकते हैं भारतीय बाजारों के, वो कैसे रह सकते हैं? नहीं, देखिए, ग्लोबल फैक्टर्स तो हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहे हैं, पर ये ज़रूर है कि हिंदुस्तान में बैठे हुए लग रहा है कि जैसे कि ग्लोबल फैक्टर्स पे ध्यान नहीं दिया जा रहा और जो मार्केट्स हैं वो सिर्फ डोमेस्टिक फैक्टर्स पे चल रही हैं। पर अगर आप देखिए, मार्केट्स जो हैं सिर्फ इंडिया में नहीं चढ़ी हैं, सारे इमर्जिंग मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स, डेवलप्ड में, डेवलपिंग में, सभी जगह मार्केट्स चली हैं। तो ये एक रैली जो है ये आइसोलेशन में नहीं है, कोरिलेटेड है ग्लोबल मार्केट से। और फंड फ्लोज को अगर आप देखें तो फंड्स फ्लो इमर्जिंग मार्केट्स में आए हैं लास्ट मंथ, और वो फ्लोज इंडिया में भी आए हैं। तो ये एक कोइंसिडेंस है कि इंडिया में ही भी अच्छे फैक्टर्स डोमेस्टिक रहे हैं, बट ये रैली एक ग्लोबली ड्रिवन रैली रही है। लेकिन मैम, एग्जैक्टली यहाँ पर जब बात होती है ना कि भाई ब्रेक्जिट के बाद से लेकर आप अब तक ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट का मूव दे चुके हैं, आप Q1 नंबर्स से ऊपर शूट कर चुके हैं, आपके टेक्निकल्स, आपके प्राइसेस जो हैं वो आपके फंडामेंटल वैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। अब मैम, जब ये बात होती है कि यूएस में सितंबर में रेट हाइक होगा या फिर दिसंबर में होगा, खैर 4 महीने के अंतराल में हो सकता है, उससे जो इंडिया की तरफ या फिर इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ जो लिक्विडिटी प्रभाव है, जो फ्लो है, उसको आप पॉज होता देखती हैं या फिर नहीं? देखिए, मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस, पर्टिकुलरली अगर आप यूएस मार्केट्स में देखिए, ज़्यादातर मार्केट्स में वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव नहीं है और कुछ दिनों से अट्रैक्टिव नहीं है। तो ये रैली थोड़ी सी ओवरशूट तो मुझे लग रहा है कर चुकी है। बट ऑफ कोर्स अभी भी कई मार्केट्स में ग्लोबली अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इमर्जिंग मार्केट्स जो है वहाँ पर अभी जनरली वैल्यूएशन डेवलप मार्केट से बेटर हैं, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स काफ़ी लैग करी हैं डेवलप मार्केट्स को इन द लास्ट फ्यू इयर्स। और जहाँ पे डोमेस्टिक ड्रिवन फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंडिया हो, इंडोनेशिया हो, चाइना में भी कुछ डोमेस्टिक ड्रिवन फैक्टर्स हैं जो कि इग्नोर नहीं किए जा सकते। तो उधर उन मार्केट्स में एक इनर स्ट्रेंथ रहेगा, जो कि अगर डेवलप मार्केट्स में करेक्शन आएगा फेड रेट हाइक से। पर उसका ये मतलब नहीं कि इंडियन मार्केट्स आइसोलेशन में ऊपर जा पाएंगी। तो इंडियन मार्केट्स भी इम्पैक्ट होंगी फेड रेट हाइक से। एंड फेड रेट हाइक में अगर आप पिछले 2 डेकेड्स में देखिए, जब भी फेड रेट हाइक हुई है तो ग्लोबल मार्केट्स में एक करेक्शन आई है। ये हम बस कह सकते हैं कि कई मार्केट्स में करेक्शन कम होगी और कई मार्केट्स में थोड़ी ज़्यादा हो सकती जी। लेकिन पुनीता जी, क्योंकि इंडियन मार्केट्स एफआईएस फ्लोज को लेकर हमेशा से ही काफ़ी ऑब्सेस्ड रहे हैं, और इस साल के जो एफआईएस फ्लोज रहे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। इनफैक्ट जो लास्ट ईयर की टैली थी उसको भी सरपास किया और करीब करीब $6 बिलियन तक की खरीद एफआईएस ने इंडियन स्टॉक्स में की है। अब सवाल ये है कि अगर यूएस में हाइक होता है तो क्या एफआईएस फ्लोज थोड़ा इम्पैक्ट होंगे इंडियन मार्केट्स की तरफ? हालांकि कंसेंसस अब तक का यही है, बहुत सारे हाउसेज ने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स मीट की हैं उससे इंडिकेशंस यही मिली है कि अभी भी इंडियन मार्केट्स पर वो बुलिश हैं और वो मानते हैं कि इंडियन मार्केट्स अभी भी राइट टाइम है अभी भी इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का और यहाँ पर आने का। तो अभी एफआईएस फ्लोज यहाँ से कैसे पैन आउट हो सकते हैं, उस पर आपका नजरिया क्या है? पहली बात तो ये, आप एफआईआई फ्लोज का अगर आप ब्रेकडाउन देखिए तो जो लेटेस्ट फ्लो डेटा है उसमें ईटीएफ ड्रिवन फ्लोज नॉन ईटीएफ ड्रिवन फ्लोज से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि ये एलोकेशन डिसीजन रहा है बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। बट इंडिया के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू अदर मेनी अदर मार्केट्स। जैसे कि आपने ही बोला, जीएसटी पास हो गया
अर्निंग्स अच्छी आई हैं, मॉनसून बेहतर आया है, तो उस सब से फ्यूचर अर्निंग्स भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगी। एंड पर्टिकुलरली अगर आप एग्री ड्रिवन सेक्टर को देखिए, वो लास्ट फ्यू इयर्स काफ़ी डिप्रेस्ड रहा है, तो वहाँ पर बेटर मॉनसून से पोटेंशली लोअर रेट्स अगर फ्यूचर में हो इंडिया में, तो उन सब से एक इम्पेटस आएगा जिससे कि इंडियन मार्केट्स में अर्निंग्स में काफ़ी हमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो जो ETF ड्रिवन फ्लोज है, हो सकता है उन जब ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली कम हो जाए तो फंडामेंटल्स पे ज़्यादा फोकस होगा, और फंडामेंटली ड्रिवन कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं इंडियन मार्केट्स में जहाँ पर इन्वेस्टर्स ध्यान देंगे, और कहीं मार्केट से कहीं बेहतर इंडिया की अपॉर्चुनिटी सेट लग रहा है। मैम एक और सेक्टर के बारे में जानना चाहूँगा जिससे आप संबंधित भी हैं, जिससे आप जुड़ी हुई हैं, मैं IT की बात करना चाहूँगा। मैम ये एक ऐसा स्पेस है जो कि अगर मैं सिर्फ इंडेक्स से तालमेल बिठा के देखूँ, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ इन्फोसिस, आई मीन डाउन अबाउट 25 to 28% फ्रॉम इट्स हाइज। ऐसा क्यों हुआ? आई मीन पहली बात थी ब्रेक्जिट का इशू, Q4 में भी अर्निंग्स बाजार को पसंद नहीं आई, टॉप लाइन्स पसंद नहीं आए। इस बार भी अगर आप देखें बहुत सारी कंपनियों ने अपने जो एस्टिमेट्स हैं उनको घटाया है। एंड एक और इवेंट दैट इज US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब मैम ये इस सेक्टर में लोग इन्वेस्टर के तौर पे रहे हैं डेकेड से, एक दशक से अगर आप देखें, अभी क्या चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री के सामने, और एज ए इन्वेस्टर क्या फोकस करना चाहिए इन प्राइसेस पे, इन स्टॉक्स में? देखिए, मैं इन्फोसिस स्पेसिफिक तो कुछ नहीं बोलूँगी, वो इन्फोसिस की मैनेजमेंट ही कम्युनिकेट इन्वेस्टर्स के साथ करती है, बट जनरली आप देखिए कि कई सारे लेऑफ्स हो रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में अभी भी बिकॉज ऑफ ब्रेक्जिट। कई सारे बैंक्स जो हैं यूरोपियन UK बैंक्स इन पर्टिकुलर, वहाँ पे अभी भी अनसर्टेनिटी है, एक शैडो है कि UK में ऑपरेशंस किस तरह से बने रहेंगे और कुछ शिफ्ट होने पड़ेंगे, और अब लेटेस्ट राउंड ऑफ लेऑफ्स भी, हालांकि एम्प्लॉयमेंट डेटा US में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, साथ साथ में हमको लेऑफ्स की इंफॉर्मेशन भी आ रही है, जैसे कि कंपनीज जैसे सिस्को है, डॉइचे बैंक है, इन्होंने लेऑफ्स भी अनाउंस किए हैं। तो जब अनसर्टेनिटी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, और ये ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी अभी भी एकदम पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है, हालांकि US इकोनॉमी का जो डेटा है वो जनरल अदर इकोनॉमी से बेहतर आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सभी सेक्टर्स जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, आप हेल्थ केयर सेक्टर भी देखिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में देखिए, आप IT में देखिए, वहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स में हुआ है, बट अभी इट इज़ टू अर्ली टू से कि ये कैसे पैन आउट होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी लिंक्ड टू द हेल्थ ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। जी पुनीता जी, अभी इंडिया में रेट कट सिनेरियो आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आप देखिए कल ही RBI ने एनुअल रिपोर्ट जारी की है, और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह के इन्फ्लेशन नंबर्स हैं या फिर जो प्रोजेक्शंस हैं इन्फ्लेशन को लेकर, उसे देखते हुए रेट कट का रूम उन्हें नजर नहीं आ रहा है। आपका सेंस क्या कहता है, क्या इस रिमेनिंग मंथ्स में, इस कैलेंडर ईयर के कोई रेट कट आ सकता है RBI की ओर से या फिर नहीं? मेरे ख्याल से एक रेट कट इस फिस्कल ईयर में आने की संभावना है, बिकॉज मॉनसून अच्छा आया है, तो इससे होपफुली इन्फ्लेशन थोड़ी सी कंट्रोल में आएगी, और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई तो इंटरेस्ट रेट कट की गुंजाइश है। बट ऑफ कोर्स अगर फेड ने रेट हाइक किए तो उस पर इंडियन RBI या सेंट्रल बैंक को अपनी एक और पोजीशन देखनी पड़ेगी कि उस पर रुपी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, FCNR फ्लोज पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर उन्होंने रेट कट किया तो हो सकता है कि रेट कट इमीडिएट नहीं हो, बट मेरे हिसाब से वन शुड एक्सपेक्ट ओवर द नेक्स्ट 6 months, बिकॉज एक चीज़ मुझे काफ़ी अभी भी कंसर्न करी कि ग्लोबल इकोनॉमी की हेल्थ इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उससे इंडिया पे भी थोड़ा असर पड़ सकता है, जिससे कि इकोनॉमी अगर वीक लगे तो इंटरेस्ट रेट कट आ सकता है। मैं एक सवाल आपसे मैं एक ऐसे पूछूंगा कि अगर आप एक इन्वेस्टर होते हैं, इस वक्त भारत में सबसे अच्छी ग्रोथ स्टोरी आपको नज़र क्या आ रही है? मैम चाहे वो मिड कैप्स हों, चाहे वो स्मॉल कैप हों, या लार्ज कैप को ही डिस्ट्रीब्यूट करके देखें। IT पे बात मैं कर चुका हूँ, बैंक्स हो गया, FMCG हो गया, फार्मा हो गया, अभी आपको ग्रोथ कहाँ अच्छी नज़र आ रही है? वो
सेक्टर्स जो कि अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत स्ट्रांगली पॉइज्ड हैं और एज ए इन्वेस्टर हमको वहाँ पे फोकस करना चाहिए? मुझे अभी भी वही सेक्टर्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं जहाँ पर कि मॉनसून से एक इम्पैक्ट पॉजिटिव आने वाला है। तो एग्री रिलेटेड, जैसे कि एग्रीकल्चरल, रूरल सेक्टर रिलेटेड, ऑटोज़, मेरे को लग रहा है कि वहाँ पर एक ग्रोथ अच्छी आ सकती है। और ऑफ कोर्स एफएमसीजी में भी उसका कुछ फ़ायदा आएगा। एंड जो ग्लोबली ड्रिवन सेक्टर्स है वहाँ पर मुझे इतनी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की नहीं स्ट्रांग लग रही जितनी कि डोमेस्टिक ड्रिवन सेक्टर्स में लग रही है। एंड देन मिड कैप्स में अभी भी बहुत सारे कंपनीज हैं जिनमें की ग्रोथ स्ट्रांग है। केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, जहाँ पर लोअर ऑयल प्राइसेस से उनको फ़ायदा हुआ है, वहाँ पर भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ लग रही हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रोथ इशू नहीं लग रहा मुझे इंडिया में। इनफैक्ट only issue one has to focus on is valuations, क्योंकि valuations जो हैं वो कई सारे सेक्टर्स में अब इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, तो थोड़ा सिलेक्टिव होना जरूरी है। बट ग्रोथ यहाँ से इम्प्रूव ही होते हुए लग रही है मुझे। जी पुनीता जी, इस बार का जो अर्निंग सीजन रहा है आप उसे कैसे एनालाइज करती हैं, और इस बार का अर्निंग सीजन देखने के बाद क्या ये कन्विक्शन मिल पा रहा है आपको जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हाँ FY17 में एक मीनिंगफुल अर्निंग रिकवरी आ सकती है? हाँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल आ सकती है। अर्निंग सीजन बहुत बढ़िया भी नहीं रहा, पर जो अगर आप कंपनीज की गाइडेंस सुनिए तो वो ज़्यादा बेटर लग रही है। और पहली बार जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो ओपनली आके बोल रहे हैं कि उनको अपने अपने सेक्टर्स में ग्रोथ इम्प्रूव होती हुई लग रही है। ग्रीन शूट्स जो हैं वो फाइनली लग रहे हैं कि मटीरियलाइज होंगे। तो आप गाइडेंस हर एक कंपनी की अगर देखिए वो अर्निंग्स से कहीं ज़्यादा बेटर रही है। एंड अर्निंग्स भी कहीं कहीं पे काफ़ी अच्छी आई है और कहीं पे मिक्स्ड आई है। बट आप किसी के भी आउटलुक अगर ध्यान से देखिए तो आउटलुक बहुत ही कम जगह नेगेटिव पेंट किया गया है कंपनी से कंपेयर टू लास्ट ईयर। इसी टाइम लास्ट ईयर आप की गाइडेंस कंपनीज की देखिए वो इतनी पॉजिटिव नहीं थी जो आज दिख रही है। पुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, समय दिया आपने और सभी सेक्टर्स पे, और सभी अगर आप देखें प्रोस्पेक्टिव इस बात के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चलिए अब बात करते हैं टुडेज डे। थोड़ा समय ज़्यादा हो गया लेकिन फिर भी चलते बताते हैं आपको। देखिए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज के तौर पर आज हमने जो स्टॉक पिक किया है टुडे स्ट्रीट में वो है हेवल्स। इट्स अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, याद रखिएगा, वायदा कारोबार का हिस्सा भी है, लेकिन ये लगभग 416 पे क्लोज हुआ। 428 के लक्ष्य के लिए 412 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, हेवल्स के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं, यहाँ पे अभी भी रेंज में है, अभी भी फ्लैग जो है विजिबल है चार्ट्स पे, और 420 के ऊपर वो फ्लैग का ब्रेकआउट कंफर्म होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बताऊँ नज़र आ रही है, कल धीरे धीरे इसके वॉल्यूम्स में इजाफा था। पिछले अगर 10 दिन के औसत वॉल्यूम्स को देखें तो उससे ऑलमोस्ट दुगुना वॉल्यूम था। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है आज बात करने के लिए, लेकिन याद रखिए अगर इंट्राडे में 420 के ऊपर निकला तो ये स्टॉक चेज करने लायक डेफिनेटली होगा।